अरे सुनिए जी, अपना जग्गू क्लास में फर्स्ट आया है। आज तो मेरे जग्गू ने चुटकी और कूकू दोनों को पीछे छोड़ दिया। मेरे लाल, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मम्मा जी, इस दफा मैंने मेहनत बहुत की थी, इसीलिए तो मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे कालू जी, अब देखना मैं इन दोनों को कैसे जलाती हूँ। लाड़ू और टूनी की खैर नहीं है, मेरे जग्गू को बातें करती थी। गौरी, किन बातों में गुम हो गई हो? खुशी का दिन है, खुशी मनाओ। और मैं अपने मुलाजिमों में भी मिठाई बांटूंगा। जग्गू बेटा, आज तुमने सच में मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा तो ये बताओ, तोहफे में क्या लोगे? पापा जी, मैं आपसे रिमोट वाली गाड़ी लूँगा, मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब मैं गिफ्ट में वही दूंगा। अच्छा तो गौरी, अब मैं चलता हूँ। मैंने तो खाना खा लिया, अब अपने लाल की सेवा करो। अरे कालू जी, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा बात तो सुने। गौरी जल्दी बताओ, क्या बात है? मुझे काम पर भी जाना है। मैं सोच रही थी जग्गू के फर्स्ट आने पर एक दावत रख लूं, पास वाले जंगल में ही वो जो होटल है। ठीक है गौरी, बुला लो दावत पर सबको, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। कालू वापस अपने काम पर चला जाता है और गौरी जग्गू के फर्स्ट आने पर इतना खुश थी कि वो इस खुशी में एक दावत रख लेती है और सबको दावत पर बुलाती है। उधर चुटकी अपनी माँ लाड़ो को अपना रिजल्ट बताती है। मामा, मैं इस दफा सेकंड आई हूँ। आपको पता है कि इस दफा फर्स्ट कौन आया है? अच्छा जी, मेरी बेटी सेकंड आई है, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। तुम्हारे पापा सुनकर बहुत खुश होंगे। तो फर्स्ट कौन आया है? मामा, इस दफा फर्स्ट जग्गू आया है, गौरी आंटी का बेटा। और मैं सेकंड आई हूँ और थर्ड पे कुकू आया है। अच्छा जी, ये बात है। गोरी के लिए ये तो बड़ी खुशी की खबर होगी और गोरी इस खुशी में कुछ ना कुछ जरूर करेगी। देखते हैं क्या करती है। अच्छा बेटा, ये बातें छोड़ो और ये बताओ खाने में क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। उधर लाड़ो भी चुटकी की पोजीशन का सुनकर बड़ी खुश थी। दूसरी तरफ गौरी सबसे पहले टोनी के घर दावत देने के लिए जाती है। आओ गोरी, कैसे आना हुआ? टोनी, वैसे तुझे पता ही होगा मैं किस लिए आई हूँ। मेरा जग्गू फर्स्ट आया है, मैं इसके फर्स्ट आने पर एक बड़ी दावत रख रही हूँ, इसलिए इनवाइट करने आई हूँ। तुझे साथ में कुकू को भी जरूर लाना। ये दावत पास वाले जंगल में ही होगी, बबलू होटल में, ताकि सबको पता चले कि जग्गू बेटा किसका है और वो फर्स्ट आया है। गोरी, जग्गू का सुनकर तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई जब मुझे कुकू ने बताया कि इस दफा फर्स्ट जग्गू आया है और हम दोनों जरूर आएंगे। गौरी टोनी को दावत का बोलकर लाड़ो की तरफ जाती है। उधर मीनू मौसी टोनी के घर के बाहर बैठी थी। अरे, ये गोरी को क्या हुआ है? कभी उड़ के इधर जाती है और कभी उड़ के उधर। ये तो बिना मतलब किसी के घर नहीं जाती। टोनी से ही खबर लेती हूँ कि आखिर सीन क्या है इस गोरी का। मीनू मौसी टोनी की तरफ जाती है और जाकर टोनी से सब पूछती है। टोनी गौरी की खुशी का राज मीनू मौसी को बताती है कि वो किस वजह से आई थी। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, इसे आज हो क्या गया है? टोनी, अब देखना, पूरे जंगल को नाच नाच कर बताएगी कि मेरा जग्गू फर्स्ट आया है। जिंदगी में पहली बार जग्गू ने कोई अच्छा काम जो किया है, नहीं तो वो भी आगे पीछे अपनी माँ की कमी ही पूरी करता है। मौसी, छोड़ो उसे, उसका तो रोज का यही है, आज कुछ और कल कुछ और। ये बताओ कि तुम आओगी या नहीं? अरे भैया, मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगी ना, ऐਵੇਂ मुंह उठाकर तो मैं जाने से रही। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। मीनू मौसी अपने घर वापस चली जाती है। गौरी सबको दावतनामा देकर वापस आ रही थी,
तभी वो कालिए के घर के सामने से गुजरती है। कालिए, ये घर का क्या हाल बनाया है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि शादी कर लो, कम से कम वो तुझे और तेरे घर को तो संभाल लेगी ना। गौरी बहन, कर लूंगा शादी जब कोई अच्छी कौवी मिलेगी। अब बताएं कैसे आना हुआ मेरे गरीब खाने में। कालिए, मेरा जग्गू फर्स्ट आया है पूरी क्लास में। इसकी खुशी में दावत रखी है और तुमको बुलाने के लिए आई हूँ। तुम भी जरूर आना। गौरी कालिए को भी दावत पर बुलाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन जग्गू की पार्टी पर जाने के लिए सब तैयार थे। मामा, अभी पार्टी में कितनी देर है? मैं तब तक चुटकी और कुकू के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। जग्गू सबसे पहले चुटकी के घर जाता है और बाद में कुकू के। तीनों मिलकर जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर पास ही एक गिद्ध घात लगाकर बैठा था। अरे यार, कितने दिन हो गए शिकार मिले। अब तो मेरा वेट लॉस होना भी शुरू हो गया है। पता नहीं क्या होगा मेरा अगर आज भी घर खाली हाथ गया। मेरी जाने मन तो मुझे मार ही डालेगी। अरे अशफाक, दिमाग लड़ा दिमाग। इतने में गिद्ध की नजर इन तीनों पर पड़ जाती है। वाह अशफाक, किस्मत खुली भी तो वो भी 3-3 शिकार। गिद्ध छुपकर इनके पास घात लगाता है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम दोनों छुप जाओ। मैं 10 तक गिनूंगा, अब तुम लोग जाओ। चुटकी और कुकू छुपने के लिए भाग जाते हैं। जहाँ पर वो छुपने लगते हैं, वहीं पर गिद्ध घात लगाए बैठा था और वो बाहर आ जाता है। अरे तुम डरो मत, मैं वेजिटेरियन हूँ। तुम्हारे दोस्त के 10 गिनने से पहले मैं तुम दोनों को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि पूरा जंगल भी मिल जाए तो वो भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। गिद्ध चचा, आप हमें खाना मत, बस हमें छुपा दें। मैं आ गया। तुम फिक्र ना करो। गिद्ध इनको झूठ बोलकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी सो रही थी। इन दोनों को कमरे में बंद करके जग्गू को लेने वापस चला जाता है। अरे बाबा, इतना बड़ा गिद्ध चचा। अरे तुम उन दोनों को ढूंढ रहे हो? उन दोनों का मुझे पता है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर हैं। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? क्या आप सच में जानते हैं कि वो कहाँ छुपे हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ छुपे हैं। चलो आओ, तुम्हें उनके पास लेकर जाता हूँ। जग्गू भी इन दोनों की तरह गिद्ध के जाल में फंस जाता है और इसके साथ उसके घर चला जाता है। जब देखता है तो गिद्ध की बीवी ने इन दोनों को पिंजरे में कैद किया हुआ था। अरे जग्गू, तुम भी इसकी जाल में फंस गए। ये दोनों हम तीनों को खाने वाले हैं। इससे पहले कि वो हम तीनों को खाएं, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे आज तो पार्टी करनी थी, ये कहाँ फंस गए? चुटकी, मुझे लगता है कि पार्टी के साथ साथ हमारा जनाजा भी हो जाएगा। अरे चुप करो, कितना सर खाते हो। पता नहीं तुम तीनों के माँ बाप क्या करते होंगे। चुप कर जाओ, अगर किसी की भी आवाज आई तो मैं तुम तीनों में से उसी को सबसे पहले खाऊंगा। वो तीनों डर जाते हैं। उधर गौरी को फिक्र हो रही थी अपने जग्गू की और वो कालू से बोलती है। कालू जी, कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो जाएगी। जग्गू अभी तक नहीं आया। बोल के गया था मैं सीधा होटल आ जाऊंगा। गौरी, फिक्र ना करो, वो आ जाएगा। चलो हम होटल जाते हैं। इसी तरह वो सब होटल चले जाते हैं। उधर इन तीनों को खाने का बंदोबस्त हो रहा था। गिद्ध घर से बाहर था। देखना अब मैं क्या करता हूँ, बस तुम चुप रहना। आंटी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? बोलो बोलो, मैं क्यों बुरा मानूंगी? वैसे भी अगर बुरा मान भी गई तो पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगी। आंटी जी, आप गिद्ध चचा से कितना प्यार करती हैं, मगर गिद्ध चचा जब हमें ला रहे थे तो रास्ते में इनको एक और गिद्ध आंटी मिली। गिद्ध चचा ने उनको बोला कि मेरी बीवी बहुत बदसूरत है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मैं तो जल्द ही इससे जान छुड़ाने वाला हूँ। जल्द ही मैं इससे मार दूंगा और बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूँगा। ओए,
पैकेट के साइज वाले, ये क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है कि तूने अभी अभी क्या कहा है? आंटी जी मुझे माफ़ कर दें, अगर आपको बुरा लगा, आपकी कसम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। गिद्ध की बीवी को गुस्सा आ जाता है। इतने में इशफाक गिद्ध भी घर पहुंच जाता है। हाँ हाँ, मिल आए हो अपनी माँ से, कर ली प्लानिंग मुझे मारने की। तुमने क्या सोचा था, मुझे मारने की प्लानिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे क्या हॉल फॉल बकी जा रही हो? अब मैंने क्या कह दिया तुझे? वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। चुटकी, कुकू, तुम दोनों इस पिंजरे को ऊपर उठाओ, मैं बाकी सबको बुला कर लाता हूँ। तो वो दोनों पिंजरे को ऊपर उठाते हैं और जग्गू भाग जाता है और गिद्ध उसे देख लेता है। अरे कमअकल, वो देख, तेरी इस लड़ाई की वजह से वो भाग गया। मेरी तरफ से ये दोनों भी जाए भाड़ में, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और ना ही तेरी इस माशूका को। गिद्ध की बीवी उसे मारना शुरू कर देती है और मार मार कर उसका कीमा बना देती है और बाद में घर छोड़कर चली जाती है। उधर होटल में सब थे। जग्गू जाकर सारी बात उनको बताता है और सारे मिलकर गिद्ध के घर आ जाते हैं। चचा, आप हमें भी छोड़ देना, आपने तो कहा था कि आप वेजिटेरियन हैं। अरे चुप कर जा वेजिटेरियन की बच्ची, अब तो सारा गुस्सा मैं तुम दोनों पर ही निकालूंगा। इतने में वहाँ पर सब आ जाते हैं। अरे तेरे नाम राज जैसे को कोई अपने गुनाह ना दे, तू हमारे बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालेगा। दोस्तों, सब मिलकर इस पर टूट पड़ो। गौरी के कहने पर सब गिद्ध को मारना शुरू कर देते हैं और मार मार कर उसका कुर्ता बना देते हैं और चिटकी और कोकू दोनों को बचा लेते हैं। बाद में वो सब मिलकर पार्टी करते हैं। सुनो मोनू, मैं अनाज लेने के लिए जा रही हूँ, घर से मत निकलना। और आज मौसम भी खराब है, लगता है कुछ ही देर में तूफान आने वाला है। तो मैं ऐसा करती हूँ, तूफान से पहले ही अनाज लेकर आ जाऊंगी। लाड़ो अपने बच्चों से बात कर रही थी। इतने में बाहर से एक सिपाही आ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। लाड़ो बाहर जाती है। लाडो, तुम्हारे लिए राजा जी की तरफ से बुलावा आया है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। सिपाही जी, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है और मौसम भी खराब है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले अनाज लेकर आती हूँ, फिर बाद में राजा जी की तरफ जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे राजा जी ने हुक्म दिया था कि लाडो को हर हाल में अपने साथ ही लेकर आना। तो आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ ही चलना होगा। आप अपने बच्चों की फिक्र ना करें, मैं यहाँ पर एक दूसरा सिपाही तैनात कर जाता हूँ जो इनका ख्याल रखेगा और इन्हें अनाज भी ला कर देगा। लाड़ो अंदर जाती है और बच्चों को बताती है और बच्चों को सख्ती से मना कर देती है कि जब तक मैं ना हूँ घर से कोई नहीं निकलेगा। बाद में लाड़ो सिपाही के साथ राजा जी की तरफ जाती है। राजा जी के पास पहले ही टोनी, मीडू मौसी, गोरे और कालू थे। राजा बेसुध बिस्तर पर पड़ा हुआ था और इसके साथ उल्लू डॉक्टर भी था। उल्लू जी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और राजा जी को क्या हुआ है? लाड़ो जब राजा जी को बेहोश देखती है तो डर जाती है और साथ ही बाकी सब भी डर जाते हैं। दरअसल लाड़ो, मैंने ही सिपाही को तुम्हारी तरफ भेजा था और उसे कहा था कि तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर आए। राजा जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर 1-2 दिन में इस बीमारी का इलाज ना किया गया तो राजा मर सकता है। लाड़ो जब ये सुनती है तो ऐसे जैसे लाड़ो की जान ही निकल गई हो। मगर उल्लू जी, ऐसे कैसे? राजा जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक इनको ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक आ पहुँच गई? उल्लू इन सबको दूसरे कमरे में ले जाता है। दरअसल लाड़ो, हुआ यूं कि कल रात ही राजा जी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। इस कीड़े का जहर पूरे जिस्म में फैल गया था। वो कीड़ा कोई आम कीड़ा नहीं था, वो एक बहुत जहरीला बिच्छू था। उल्लू जी, आप तो यहाँ पर बहुत काबिल वैद हैं। आपके पास तो कोई ना कोई इलाज जरूर होगा।
मीनू मौसी, जिस बिच्छू ने राजा को काटा है वो कोई खास नस्ल का बिच्छू था। वैसे तो वो आम तौर पर इस जंगल में नहीं पाया जाता, मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आ गया। उल्लू जी, अब हम राजा जी के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, हम राजा जी को बचा सकते हैं, मगर हमें उसके लिए मुसीबत को गले लगाना होगा। वो इसलिए कि इस जहर का इलाज एक पौधे में पाया जाता है जिसका नाम सन ड्रॉप फ्लावर है, मगर ये यहाँ पर नहीं, बहुत दूर जंगलों में पाया जाता है। उल्लू जी, आप फिक्र ना करें, हम मुसीबत क्या मौत को भी गले लगा लेंगे राजा जी की खातिर। राजा जी ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि राजा जी के लिए कुछ ना कुछ करें। एक और बात उल्लू जी, अगर हम इस फूल को ढूंढ भी लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही फूल है? मैंने जब इस जहर की शिनाख्त की थी तो तब भी मैंने इस फूल की सारी जानकारी इस कागज पर लिख ली थी। उल्लू वो कागज लाड़ो को देता है जिसमें उस जंगल का रास्ता था और उस फूल की सारी जानकारी मौजूद थी कि फूल को कैसे ढूंढा जाएगा। लाड़ो, टोनी, मीनू मौसी, गौरी और कालू जाते हैं। ये सब उल्लू और राजा जी को बचाने की एक उम्मीद की किरण समझकर निकल पड़ते हैं अपने नए मिशन पर, जो कि बहुत खतरनाक होने वाला था। मगर उनको ये इल्म नहीं था। बस वो कागज लेते हैं उल्लू से और राजा जी की खातिर निकल पड़ते हैं। मौसम काफी खराब था। पहली मुश्किल तो उनके रास्ते में बारिश पैदा करती है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो सब एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं जिनमें इनका मजीद वक्त ज़ाया होता है और इनके लिए वक्त बहुत कीमती था। अरे ये क्या, बारिश तो अभी से शुरू हो गई। अभी तो हमने बहुत दूर जाना है। लाड़ो, अब हम क्या करेंगे? हमें बारिश के रुकने का इंतज़ार करना होगा। अगर हम बारिश में ही उड़ते रहे तो हमारे पैर गीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। लाड़ो, मुझे ज़रा एक बात तो बताओ, क्या हम उस फूल को ढूंढ पाएंगे? मुझे तो उस फूल का नाम भी ठीक से याद नहीं, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। मौसी, इस फूल का नाम सनड्रॉप फ्लावर है। हम सब ज़रूर इसे ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। पहले भी तो हमने बहुत सी मुश्किलों का इकट्ठे सामना किया है, इस बार भी कर लेंगे। ऐसे ही सब बैठे हुए उस दरख्त के नीचे बातें कर रहे थे और वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला। इतने में बारिश बंद हो जाती है और वो सब दोबारा अपने मिशन पर निकल जाते हैं। 2-3 घंटे गुजरने के बाद टोनी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अरे टोनी, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं लाड़ो, मुझे अचानक से सर्दी लग रही है और वो भी बहुत ज़्यादा। सर्दी, वो भी इतनी गर्मी में? लाड़ो जब हाथ लगाकर देखती है तो टोनी को बहुत बुखार था। वो इसलिए कि टोनी अंडे देने वाली थी। लगता है टोनी अंडे देने वाली है, इसलिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब हमें इसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर ले गए तो इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसको अभी आराम की ज़रूरत है। मीनू मौसी, तुम सब मेरी फिक्र मत करो। ऐसा करो, तुम सब इस फूल की तलाश में निकल जाओ। मैं दुआ करती हूँ कि तुम सबको वो फूल जल्दी से मिल जाए और वापस जल्दी से आ जाओ तुम सब। फिर राजा जी भी ठीक हो जाएंगे। अगर मैं आपके साथ गई तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आपकी मुश्किलों में और इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं जैसे तैसे करके जंगल वापस पहुंच जाऊंगी। अभी जंगल से इतना दूर नहीं आए हैं हम। मजबूरी में सबको टोनी का साथ छोड़कर जाना पड़ता है और वो सब टोनी को छोड़कर आगे मिशन पर निकल जाते हैं। टोनी एक झाड़ी में छुप जाती है ताकि वो शिकारी पंछियों से बच सके। ऐसे ही मजीद उड़ने के बाद सब चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं और आगे चीलों की आवाजें आना भी शुरू हो जाती हैं और उनकी किस्मत खराब थी कि उनको एक चील देख लेता है। ये सब उससे बचने के लिए नीचे उतर जाते हैं और चील भी उनके साथ ही नीचे आ जाता है। अरे वाह, आज तो ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है। इतना सारा खाना और वो भी एक साथ। ओए उधेड़ उम्र की चील, कौन सा खाना?
अगर खाने के बारे में सोचा तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे अरे इस बुढ़िया को तो देखो, एक पाँव डाली पर है और दूसरा कबर में। वैसे बुढ़िया दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहादुरी की। कैसे मेरे सामने मुंह फाड़ कर मुझे ही बातें सुना रही है। चील जी, आप हम सबको जाने दें, हम पहले ही बड़ी मुश्किल में हैं। लाडो चील को सब बताती है, मगर चील तो कई दिनों से भूखा था। वो लाडो की कोई बात नहीं मानता और अपनी एक शर्त रख देता है। मैं तुमको जाने दूंगा, मगर तुम में से कोई आज मेरा खाना बनेगा और बाकी सब जा सकते हैं। ऐसे कैसे खाना बनेगा? हम सब इकट्ठे आए थे और इकट्ठे ही जाएंगे। वो तो पता नहीं, तेरी मनहूस नजर हम पर पड़ गई, ये तो हम जा ही रहे थे। अब फैसला तुम सबका, कौन मेरा खाना बनेगा और कौन जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, चील को चकमा देता हूँ और तुम सब निकल जाना। मैं इसके हाथ नहीं आऊँगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। कालू, अगर तुम्हें चील ने पकड़ लिया तो? नहीं नहीं, वो नहीं मुझे पकड़ पाएगा। मैंने पीछे एक दरख्त देखा था जिसमें एक सुराख था और वो सुराख भी छोटा था। मुझे लगता है वो किसी तोते का सुराख था जिसमें सिर्फ मैं ही फिट आ सकता हूँ। मैं वहाँ छुप जाऊँगा और मौका देखकर जंगल वापस चला जाऊँगा। ओए काले कलोटे, ये क्या खुसर पुसर कर रहा है। चील के बच्चे, मैं नहीं डरता तुझसे। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। कालू चील को गुस्सा दिलाकर उड़ जाता है और चील गुस्से में कालू के पीछे लग जाता है और पीछे से लाडो, गौरी और मीनू मौसी भाग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या लाडो और मीनू मौसी और गौरी उस फूल को तलाश कर पाएंगे और क्या राजा जी जिंदा रह पाएंगे? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।